हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 सेल का क्लास 9 जो साइंस में है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। है ना दोस्तों। सेल इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब यही फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों यही करती है। और इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था। मतलब इसी इसकी खोज इन्होंने ही करी थी। है ना दोस्तों। Robert Hooke was the first scientist who discovered the cell. है ना। He measured three sections of force using his self-designed microscope. मतलब उन्होंने एक थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क एक पतला सेक्शन ऑफ कॉर्क देखा था अपनी खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप में। अभी हम समझेंगे कि ये कॉर्क क्या होता है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही सेल को डिस्कवर करा था। है ना फ्रेंड्स। अब समझते हैं कि कॉर्क क्या है। कॉर्क इज ए सब्सटेंस दैट कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस है जो ट्री की छाल से आता है। मतलब वो ट्री से ही मिलता है। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसी में अपना सेल देखा था। All the organisms that we see around are made up of cells। मतलब हमारे चारों तरफ जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना वो सभी सेल के बने हुए होते हैं। है ना। जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारे चारों तरफ वो सेल से ही बने होते हैं। है ना। अब चलिए आगे समझते हैं। Some organisms as single Some organisms as a single cell called unicellular organism, and some organisms exist as a multicellular organism। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में तो सिंगल सेल होता है। मतलब केवल एक ही सेल होता है और वो उसी से अपने सारे काम करता है ना। और कुछ और जो जिनमें सिंगल सेल होता है ना उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें बहुत सारे सेल होते हैं और वही ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। मतलब जो उनसे मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल होता है वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं और जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं वो मल्टी सेलुलर सेल कहलाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो अलग अलग काइंड के सेल हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। In fact, each multicellular organism arises from a single cell। वास्तविकता में जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना उनके अंदर पहले एक सिंगल सेल ही था। मतलब जितने जितने ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेल्स है ना बहुत सारे सेल हैं उसमें पहले एक सिंगल सेल ही था और वो डिवाइड हुआ और डिवाइड होके बहुत सारे सेल्स बना तो इसीलिए वो मल्टी सेलुलर बन गया। The shape and size of the cell is related to the function the cell perform। जो शेप और साइज है ना किसी की भी सेल का वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब जितनी जैसा काम कोई सेल करेगा उसकी शेप वैसी ही होगी। है ना। Some cells have fixed shape as like as nerve cell while some having changing shape as amoeba। कुछ सेल्स की तो फिक्स शेप होती है जैसे कि नर्व सेल की फिक्स शेप होती है। लेकिन जो ये अमोइबा है ना इसकी सेल की फिक्स शेप नहीं होती। ये अपने फंक्शन के हिसाब से अपने सेल की डेवलपमेंट कर लेता है। मतलब कि जब इसको फूड खाना होता है तो अपने सेल को फूड खाने के लायक बना देता है। डाइजेशन करना होता है तो डाइजेशन के लायक बना देता है। तो ऐसे ही वो अपना एक ही सेल से अलग अलग फंक्शन करता है ना। Each cell have their own component and part that perform different function called cell organelle। हर एक सेल के पास अपना खुद का कंपोनेंट होता है और उसके अंदर पार्ट्स होते हैं
दैट परफॉर्म, जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, और यूनी पार्ट्स को सेल के ऑर्गेनल्स कहते हैं। मतलब कि ईच सेल, प्रत्येक सेल में अपना खुद का कंपोनेंट होता है, मतलब वो अपने खुद के कंपोनेंट से बना होता है। एंड पार्ट दैट परफॉर्म, और उसका मतलब ईच सेल का ना अपना खुद का कंपोनेंट भी होता है और पार्ट भी होता है। वो पार्ट ही अलग अलग फंक्शन करते हैं। और जो सेल के पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, है ना। ईच सेल हैव देयर ओन कंपोनेंट, प्रत्येक सेल में अपना खुद का कंपोनेंट होता है और वो खुद के पार्ट्स रखता है, और वो पार्ट्स अलग अलग फंक्शन करते हैं, और यही सेल के पार्ट्स कहलाते हैं सेल ऑर्गेनल्स, है ना। Leeuwenhoek in 1674 described the free living cell on the surface of the pond for the first time. जो रॉबर्ट हुक ने सेल को फर्स्ट बार देखा था ना, वो डेड सेल थे, वो प्लांट के डेड सेल थे। लेकिन जो ल्यूवेन हॉक है ना, ये ल्यूवेन हॉक, इन्होंने 1674 में डिस्कवर करा था पहली बार लिविंग सेल ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड के सरफेस पे इन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल की खोज करी थी। जो रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल देखे थे, लेकिन ल्यूवन हुक ने लिविंग सेल की खोज करी थी। और जो रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ द सोकल सेल, जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने 1831 में डिस्कवर करा था न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस को खोज करी थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये न्यूक्लियस जो है ये क्या होता है ना। लेकिन अभी ये जान लेते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने ही 1831 में डिस्कवर करा था न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जेई फुकिंजे in 1831 called the fluid content of the cell as protoplasm। जो जेई फुकिंजे है ना, 1831 में इन्होंने जो फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल है उसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था। इन्होंने ही सेल के फ्लूइड कंटेंट को प्रोटोप्लाज्म कहा था, है ना। द सेल कंटेन मेनली थ्री बेसिक कंपोनेंट्स, सेल के अंदर मेन थ्री बेसिक कंटेंट्स होते हैं, जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कहते हैं। हर सेल के अंदर होते तो बहुत सारे कंटेंट हैं, लेकिन थ्री मेन कंटेंट जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, है ना। न्यूक्लियस, इट इज ए सेंट्रली लोकेटेड पार्ट ऑफ द सेल, ये एक बीच में लोकेटेड पार्ट ऑफ द सेल है। इट हैज डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन which has pores which allows the transfer of the materials from the inside the nucleus to the outside। मतलब कि ये सेल के बीच में लोकेट होता है, न्यूक्लियस सेल के बीच में लोकेट होता है। इट हैज डबल लेयर मेम्ब्रेन, इसकी डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, मतलब जो ये डबल डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, और जो उसकी मेम्ब्रेन है उसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। जिसके अंदर छेद होते हैं जो उसके अंदर से मटेरियल को ट्रांसफर होने देते हैं। मतलब अगर उसके मेम्ब्रेन में छेद नहीं होंगे ना हल्के हल्के, तो फिर उसके मटेरियल का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसके अंदर छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। न्यूक्लियस कंटेन chromosomes which carry information of inheritance of the features from parent to offspring in the form of DNA। जो न्यूक्लियस है ना उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं of inheritance of features from parent to offspring in the form of DNA। मतलब न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है ना उसी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं
इनहेरिटेंस के ऑफ फीचर्स के फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब कि वो बच्चा किस पे पड़ेगा, जैसे कहते नहीं है मम्मी पे है पापा पे, तो वो क्रोमोसोम के कारण ही होता है ना। इसलिए क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है। दे आर ओनली विजिबल व्हेन द सेल आर ओनली टू डिवाइड। ये डीएनए हमें ऐसे ही नहीं दिखता, ये हमें जब ही दिखेगा जब सेल डिवाइड होने वाला है। अदरवाइज दे आर प्रेजेंट एज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब वैसे तो फिर वो थ्रेड की तरह प्रेजेंट होते हैं। जो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, मतलब डीएनए में जो भी फंक्शन होता है ना, वो जीन्स के कारण ही होता है। डीएनए जो भी काम करता है उसकी फंक्शनल यूनिट जीन ही है, मतलब जीन ही डीएनए में सारा काम करती है। इन सम ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस इज पुअरली डेवलप्ड ड्यू टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कुछ ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस पुअरली डेवलप्ड होता है due to nuclear membrane. Such a undefined membrane is called nucleoid, and such organisms whose nucleus lack nuclear membrane are called prokaryotes. कुछ ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर ढंग से नहीं होता, मतलब कि वो न्यूक्लियस तो होता है लेकिन जो उसकी डबल लेयर मेम्ब्रेन जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें वो प्रेजेंट नहीं होती, और ऐसे अनडिफाइंड मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। मतलब जिन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, उन उन लोगों उन उन न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। एंड सच ऑर्गेनिज्म, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें पुअरली डिफाइंड मेम्ब्रेन होता है उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? प्रोकैरियोट, है ना। In some organisms, nucleus is poorly defined due to nuclear membrane. Such an undefined membrane is called nucleoid, or such organisms whose nucleus lack nuclear membrane are called prokaryotes. Those organisms which have nuclear membrane are called as eukaryotes. और ऐसे organism जिसमें nuclear membrane होता है वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। मतलब कुछ में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, वो कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो कहलाते हैं यूकैरियोट्स। अब पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। द लिक्विड कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जितना भी लिक्विड कंटेंट है ना सेल में, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। It contain all the cell organelles that perform all the function of the cell. इसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं सेल के सभी कार्य। मतलब सेल जितने भी कार्य होते हैं ना वो इस लिक्विड कंटेंट में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल्स के कार्य ही होते हैं, है ना। मतलब द लिक्विड कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। लिक्विड कंटेंट होता है सेल का, साइटोप्लाज्म कहलाता है। इट कंटेन ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, इसमें सभी सेल ऑर्गेनल होते हैं जो परफॉर्म करते हैं सभी फंक्शन ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अब ये पढ़ते हैं। इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स। इन स्ट्रक्चर इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ ट्यूब्स, मतलब ये ट्यूब्स का लार्ज नेटवर्क है, और शीट्स का भी। इन स्ट्रक्चर में इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। टू टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कौन से होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक।
इनकी शॉर्ट फॉर्म है रफ की एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम की इसकी होगी RER और स्मूथ वाले की होगी FER, है ना। अब हम डिफाइन करेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। RER लुक्स रफ अंडर माइक्रोस्कोप। जो RER होता है वो रफ दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं जो इसके सरफेस से अटैच होते हैं। और राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। राइबोसोम साइट्स हैं जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करती हैं। मतलब RER रफ दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं जो इसके सरफेस से अटैच होते हैं। अब राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम्स हैं ऐसी साइट्स हैं जो प्रोटीन बनाती हैं। RER में ऐसी साइट जो प्रोटीन बनाती हैं वो राइबोसोम होते हैं, ठीक है। FER क्या होता है? FER help in the manufacture of fat and protein which are important of cell function। जो FER है ना वो फैट और प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है। मतलब FER फैट और प्रोटीन को बनाता है जो सेल के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। Some of these protein and liquid help in the building the cell membrane by the process called as membrane biogenesis। दोबारा पढ़ते हैं। FER मदद करता है मैन्युफैक्चर में ऑफ फैट एंड प्रोटीन प्रोटीन और फैट को बनाने में ये मदद करता है। FER विच आर इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन जो सेल के कार्य के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सम ऑफ दीज प्रोटीन और लिक्विड और इसके बनाए हुए कुछ प्रोटीन और लिक्विड सेल की मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। और जिस प्रोसेस से ये सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं ना उसको है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन कवर करता है सेल को। तो प्रोटीन और फैट्स प्रोटीन और फैट्स जो FER बनाता है और वो सेल मेम्ब्रेन में बनाने में मदद करते हैं उसी को हम उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब गोल्गी एपरेटस क्या होता है ये समझ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज्ड अप्रॉक्स पैरेलल टू ईच अदर। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स का बना होता है जो एक दूसरे के पैरेलल बने होते हैं। द मटेरियल synthesized near ER are packed and dispatched to various targets inside outside the cell through Golgi apparatus। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके मतलब उसने जो भी चीज बनाई होती है इसके आसपास जितनी भी चीज बनी होती है ना उसको गोल्गी एपरेटस ही पैक करता है और फिर उसको अपने अलग अलग टारगेट्स तक ले जाता है। कौन ले जाता है? ER के जो पास जो भी चीज मैन्युफैक्चर होती है ना उसको गोल्गी एपरेटस ही अलग अलग जगह ले जाता है। मतलब जहां उन्हें पहुंचाना होता है वो गोल्गी एपरेटस ही काम करता है, ठीक। इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट आर आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। जो इसके फंक्शन है ना वो है स्टोरेज पैकेजिंग मॉडिफिकेशन। मतलब इसका भी थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि ये स्टोर करता है पैकेज करता है और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को ये खुद बनाता भी है। जो जो इसके बनाए हुए प्रोडक्ट है ना वो लाइसोसोम्स को बनने में मदद करते हैं। और लाइसोसोम्स क्या होते हैं अभी हम वो भी पढ़ लेते हैं लेकिन पहले इससे पहले एक बार और ये समझ लेते हैं कि गोल्गी एपरेटस क्या होता है। इस फंक्शन जो इसकी मेन फंक्शन है ना उसमें स्टोरेज भी है पैकेज भी है और मॉडिफिकेशन भी है प्रोडक्ट्स की। मतलब प्रोडक्ट को पैकेज करता है स्टोर करता है और मॉडिफाई भी कर देता है उनको। और जो दे आर आल्सो और ये जो गोल्गी एपरेटस है ना ये लाइसोसोम्स बनाने में भी मदद करते हैं। लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। मतलब सेल्स में जो वेस्ट डिस्पोज करा जाता है ना जो वेस्ट हटाया जाता है वो लाइसोसोम्स करता है। दे हैव टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज बर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। मतलब ये क्या किसमें मदद करते हैं?
दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। ये सेल को साफ रखने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं? ये पचा लेते हैं, मतलब डाइजेस्ट कर देते हैं, या फिर फट जाते हैं फॉरेन मटेरियल्स के पास और उनको खा जाते हैं। मतलब कि ये उन फॉरेन पार्टिकल्स के पास जाते हैं, उन फॉरेन पार्टिकल्स के पास जाते हैं और उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और फिर फॉरेन पार्टिकल्स मर जाते हैं, तो ये इसी तरीके से सेल को क्लीन कर देते हैं। दे आर एबल टू डू सो because they contain digestive enzymes that are able to digest any organic material. Lysosomes are also called as suicidal bags. They are able to do so. वो मतलब दूसरे सेल के पास जाते हैं, उसको खत्म कर देता है। ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, पाचक एंजाइम्स होते हैं, जो एबल होते हैं पचाने के किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को, है ना। मतलब दे आर एबल टू डू, मतलब वो किसी भी फॉरेन मटेरियल्स को खत्म कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को खत्म कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। और लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उन फॉरेन पार्टिकल्स के पास जाता है और वहां जाके फट जाता है, जिससे कि वो फॉरेन पार्टिकल तो खत्म होता ही होता है और सेल भी क्लीन हो जाता है, लेकिन ये खुद भी फट जाता है और खुद एक तरह से सुसाइड कर लेता है। तो इसीलिए इसका नाम सुसाइडल बैग्स है कि नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इट नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इट नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है, ये एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी क्या है? एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के रूप से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू मेम्ब्रेन इंस्टेड ऑफ वन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक मेम्ब्रेन होने की बजाय। जो पहली मेम्ब्रेन है वो तो पोरस होती है। पोरस होती है मतलब उसके अंदर से मटेरियल की आवाजाही हो सकती है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। और जो ये फोल्ड है ना, जो डीपली फोल्डेड होती है, इसके कारण एटीपी जनरेटिंग जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके लिए एरिया बढ़ जाता है। मतलब कि जो एटीपी है ना, जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, इन फोल्ड्स के द्वारा वो ज्यादा जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि फोल्ड ज्यादा स्पेस प्रोवाइड कर देती है और इससे ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए भी होता है ना। प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट प्लास्टिड। यहाँ पे दो प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? आर द कलर प्लास्टिड प्लास्टिड हैविंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। मतलब जो क्रोमोप्लास्ट है ना, वो कलर प्लास्टिक होते हैं, वो रंग बिरंगे प्लास्टिक होते हैं। और वो वाले क्लोरोप्लास्ट या वो वाले प्लास्टिक जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल कहलाते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। मतलब कि प्लास्टिक जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट आर द कलर प्लास्टिक। क्रोमोप्लास्ट है जो वो कलर वाले प्लास्टिड है। और जो प्लास्टिड है, इन प्लास्टिड में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट भी पाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। और इस प्रकार के क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। जो ये क्लोरोप्लास्ट है ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं, है ना। तो क्रोमोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं प्लांट में। ल्यूकोप्लास्ट और कलरलेस प्लास्टिड। जो दो प्रकार के प्लास्टिड है उसमें क्रोमोप्लास्ट आता है और ल्यूकोप्लास्ट आता है। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस प्लास्टिड, मतलब वो व्हाइट कलर प्लास्टिड होते हैं, उसमें वो बिना रंग के होते हैं, वो रंग बिरंगे नहीं होते। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर मटेरियल सच एज स्टार्च।
ल्यूकोप्लास्ट में मटेरियल स्टोर होता है जैसे कि स्टार्च, फैट और ग्रेन्यूल्स। ल्यूकोप्लास्ट में वो मटेरियल स्टोर करते हैं जैसे कि स्टार्च, फैट एंड ग्रेन्यूल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स में भी अपना खुद का डीएनए होता है ना। वैक्यूल्स, दे आर स्टोरेज बैग्स फॉर लिक्विड एंड सॉलिड कंटेंट। जो वैक्यूल है वो स्टोर करते हैं लिक्विड और सॉलिड कंटेंट को। दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, वो सेल को कठोर भी बनाते हैं। जो प्लांट सेल में होते हैं ना, ये 90% की मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि जो प्लांट की जो सरफेस होती है, हम जिसपे छू देते हैं, वो हमारी स्किन से थोड़ा हार्ड होती है ना, वो वैक्यूल्स की वजह से ही होती है, क्योंकि वो उनके उन सेल्स को हार्ड बना देती है। वैक्यूल रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्सपेलिंग वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिनमें केवल सिंगल सेल होता है ना, तो उसमें वैक्यूल क्या करता है? वो ये करता है कि उन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में वेस्ट और वाटर मतलब वेस्ट वाटर और वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर वैक्यूल ही निकालता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल ही पानी, वेस्ट मटेरियल और बेकार पानी को सेल के बाहर निकालने में वैक्यूल ही मदद करता है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर फॉर्म इज कॉल्ड सेल डिवीजन। मतलब जिस प्रोसेस से नए सेल बनाए जाते हैं, बनते हैं, उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर फॉर्म इज कॉल्ड सेल डिवीजन। यहाँ पे दो मेन टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं। पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। पहले हम पढ़ते हैं मियोसिस क्या होता है। द डिवीजन ऑफ ए सेल इन टू स्टेज दैट रिजल्ट इन 4 cells each with half the chromosomes of the original cell। मतलब द डिवीजन ऑफ ए सेल मतलब सेल जब बढ़ जाते हैं इनटू स्टेज दैट रिजल्ट इन 4 cells। मतलब जो वो सेल है ना, वो 4 छोटे छोटे सेल्स में बढ़ जाता है। एक सेल 4 छोटे छोटे सेल्स में बढ़ जाता है और प्रत्येक सेल में जो 4 हिस्से हुए हैं ना बड़े वाले सेल के, उन चारों हिस्सों में आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। जो जैसे अगर एग्जाम्पल है जिससे जिससे वो डिवाइड हुए थे, उसमें अगर 10 क्रोमोसोम है और जो डिवाइड होके 4 बने हैं, तो उन सभी में 10 का हाफ कितना होगा? 5। तो उन सभी में 5 होंगे, है ना। और माइटोसिस क्या होता है? द डिवीजन ऑफ ए सेल ऑफ द बॉडी दैट रिजल्ट इन 2 सेल्स। जो डिवीजन ऑफ ए सेल होती है ऑफ द बॉडी जिसमें 2 सेल्स बनते हैं। माइटोसिस में 2 सेल्स बनते हैं और मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं। और जो माइटोसिस है ना, उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मतलब जो ओरिजिनल सेल है उसके भी सेम ही होंगे और जो डिवाइड होने के बाद 2 सेल बने हैं उसके भी क्रोमोसोम सेम ही होंगे। मतलब कि मियोसिस में तो 4 सेल्स बनते हैं और आधे आधे उसके क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन माइटोसिस में 2 ही सेल बनते हैं नए, लेकिन क्रोमोसोम उनके बराबर होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।